चलिए हेडिंग डालिए तो। वही बोला ना कि लिखे नहीं थे तो नीचे उतर के पीट देंगे। कौन नहीं लिखे थे? करो और हल्ला। करते जाइए साथ साथ, इसको भी चेंज करेंगे हम तुरंत। पिछले क्लास में हम लोग NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे। आज हम दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल चेंज है। आज हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस H2SO4 का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब पानी में H2SO4 को डाल के तब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जा रहा है। कल पानी में NaCl डाल के इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम केटायन और एनायन की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस को कराने के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन केटायन है और कौन कौन एनायन है। H2SO4 टूटेगा H प्लस में और SO4 2 माइनस में। और यदि हम पानी की बात करें तो पानी टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। H प्लस H2SO4 से टूट कर आए या H प्लस पानी से टूट कर आए है तो वो H प्लस ही ना। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पिछला केस में H प्लस और Na प्लस दो अलग अलग तरह का आयन धनायन उपस्थित था। आज दोनों अलग अलग तरह का नहीं है, दोनों समान है, तो ये उससे आसान इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, क्योंकि इसमें ये हमको लफड़ा है ही नहीं कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा कौन देगा, क्योंकि ये भी H प्लस है ये भी H प्लस है, कोई भी H प्लस ही ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। लिखिए यहां तक। हो गया लिखा हुआ? लिखिए। एट कैथोड। कैथोड पर किसका अवकरण होता है? कैथोड पर किसका अवकरण होगा, धनायन का या ऋणायन का? अवकरण हमेशा धनायन का ही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, और धनायन के रूप में तो सिर्फ H प्लस ही है ना। तो ये 2H प्लस दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा
और हाइड्रोजन गैस में ही ना बदलेगा। एट एनोड, एनोड में देखिए यहाँ पर दो तरह का आयन है, SO4 2 माइनस और OH माइनस। ऑक्सीकरण होता है यहाँ, कोई ना कोई या तो SO4 इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा या फिर OH माइनस इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। पहले बताइए तो इस दोनों, क्या ये दोनों समान तरह का आयन है? ये डिफरेंट तरह का आयन है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन देने का काम कोई एक ही करेगा। अब SO4 2 माइनस करेगा या OH माइनस करेगा, इसका पता करना पड़ेगा आपको SRP वैल्यू से। आप चेक कीजिए SRP वैल्यू किसका कम है, क्योंकि जिसका SRP वैल्यू कम होगा उसका SOP वैल्यू अधिक होगा और वह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने का टेंडेंसी रखेगा। तो यहाँ पर OH माइनस का कम है। आपको जो कल नोट लिखाया गया था याद है, 4 5 उसमें चेक कीजिए SO4 सबसे शुरू में है और OH माइनस बीच में कहीं है। SO4 माइनस माइनस का सबसे ज्यादा SRP वैल्यू होता है, आपको बताया भी गया था, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा। OH माइनस जो इलेक्ट्रॉन देता है, इस रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। 4 OH माइनस कन्वर्ट करता है O2 गैस में, साथ साथ 4H प्लस में, और साथ साथ 2H2O में, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन को देखिए, ये बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। OH माइनस जब रिएक्शन करता है, मतलब OH माइनस जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ये रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। अच्छा, ये OH माइनस आया कहाँ से है? वाटर से। इसको वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप यहाँ तक पहुंचिए, आगे बढ़िए तो। हो गया लिखा हुआ? आप याद कीजिए, कल इसी तरह का रिएक्शन एक पढ़े थे, रिडक्शन ऑफ वाटर। आज वाला ये जो रिएक्शन है, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। कल जो रिएक्शन पढ़े थे उसको आप याद कीजिए तो क्या लिखे थे आप? 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था और कन्वर्ट करता था H2 गैस में, प्लस 2OH। थोड़ा अंतर देखिए दोनों रिएक्शन में। इसमें वाटर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और इसमें वाटर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और देखिए अंतर है, जब त्याग किया तो ऑक्सीजन गैस बना, यहां पर हाइड्रोजन गैस बना। यहां पर H प्लस आयन बना, यहां पर OH माइनस आयन बना। यहां से इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा जा सकता है कि जल का अवकरण हाइड्रोजन गैस तथा OH माइनस आयन देता है, जबकि जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन गैस तथा H प्लस आयन देता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। पहले आप उसको लिख लीजिए और नीचे एरो दीजिए तो। लिखेंगे जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन गैस तथा H प्लस आयन देता है, जबकि जल का अवकरण हाइड्रोजन गैस
तथा OH माइनस जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन गैस तथा H+ आयन देता है, जबकि जल का अवकरण हाइड्रोजन गैस तथा OH- आयन देता है। हो गया लिखा हुआ। पिछले क्लास में हम लोग जलीय NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराए थे। आज हम लोग H2SO4 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराए हैं। एक और वैद्युत अपघटन कराएंगे, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। लिखिए अगला हेडिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of CuSO4। आज का जो पहला हेडिंग था सेम हेडिंग था, बस वहां था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इसका सबसे पहला एग्जांपल हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। दूसरा एग्जांपल पढ़े इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, जो आज का पहला हेडिंग था। और अब ये तीसरा और लास्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना पड़ेगा, ये सब पूरा काम करना पड़ेगा। इसको अब थोड़ा शॉर्टकट में लेके चलिए। थोड़ा केटायन एनायन की बात कर लेते हैं। बताइए इसमें केटायन के रूप में क्या क्या होगा। पानी है तो निश्चित रूप से वो टूटेगा किस में, H+ में और OH- में। और CSO4 कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Cu++ में और SO4 2-। बताओ, दो तरह का केटायन दो तरह का एनायन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। कौन करेगा ग्रहण करने का काम, कौन करेगा त्याग करने का काम, ये आप सोचिए और कीजिए। तो देखिए सबसे पहले एट कैथोड, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो H+ या फिर Cu+। बताइए कौन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लिखो यार तुम लोग, फटाफट उतारो। राह को कितना समझाया जा सकता है। हम लोग जन्म लिया है धरती पर उतारने के लिए, दूसरे का चोरी करने के लिए। बेकार में तुम लोग पर माथा पटकना बहुत गलत है। उतरते जाओ साथ साथ, सिलेबस भी तेजी में खत्म होगा। बिना मतलब का पकते रहता है तुम सब, जो होता है उतार लो। तो यही था वैद्युत अपघटन।
हाइड्रोजन और कॉपर में एसआरपी वैल्यू कॉपर का ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन से कॉपर के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, इसीलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा। पहला केस में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लेगा। आप देखिएगा एसआरपी वो जो ईएमएफ सीरीज है उसमें कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कॉपर। चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम। सबसे पहले जानिए वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे ने दो नियम दिया। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम नियम। नीचे स्टेटमेंट देके लिखिए, लगा देना भी है इसमें। 100% गारंटी है क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा इससे, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, शॉर्ट टाइप में पूछे, लॉन्ग टाइप में पूछे, न्यूमेरिकल टाइप में पूछे, थ्योरेटिकल टाइप में पूछे, जो होगा पूछबे करेगा, बिना पूछे हुए यहाँ से जाने ही नहीं देता है क्वेश्चन को। लिखेंगे वैद्युत अपघटन के दौरान वैद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड मुक्त धातु की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश का सीधा समानुपाती होता है। इस कथन को वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। इस कथन को वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और इस स्टेटमेंट के बाद का जो बात अब लिख रहे हैं उसको समझिए। देखो यहाँ ये नियम है क्या, पहले आप इसको समझिए। वैसे समझना समझना तो खैर आपको है नहीं, तीन काटिए बस, और क्या। देखो यहाँ जब इस तरह से मान लीजिए आप इसमें AgNO3 डाले हैं, जो कि अंदर में टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। इस कैथोड पर जमा कौन होगा, सिल्वर। तो ये जो सिल्वर जमा होगा यहाँ पर, इसकी कितनी मात्रा जमा होगी इससे संबंधित ये नियम है। जैसे ही आप स्विच ऑन कीजिएगा करंट का फ्लो इसमें होगा। करंट का फ्लो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह, और इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह का मतलब है कि उसमें आवेश प्रवाह हो रहा, आवेश
प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नियम कहता है कि जितना ज्यादा आप आवेश इसमें प्रवाहित कीजिएगा उतना ही ज्यादा ये सिल्वर जो है इस पर जमा होगा। यानी ये जो वेट डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर का, ये सीधा समानुपाती है किसके, बिलियन में प्रवाहित आवेश के। आवेश को किस चीज से सूचित करते हैं, क्यू से। तो ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। आप जो उतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखे हैं उसका शॉर्टकट फॉर्म यही है। यहाँ पर W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा। और Q क्या है, विलियन में प्रवाहित आवेश, आवेश नहीं विलियन में प्रवाहित आवेश, वह आवेश जो विलियन में प्रवाहित हुआ है। यहां से जब क्या है W, इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा उतारिए। और Q क्या है, विलियन, विलियन में प्रवाहित आवेश। नियम तो यही है, लेकिन ये थोड़ा आगे एक्सटेंड होगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं जेड, स्मॉल जेड से इंडिकेट होता है। तो डब्ल्यू बराबर हो जाता है जेड क्यू, जहां जेड एक स्थिरांक है। तो हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक समतुल्य। यह एक स्थिरांक है, लेकिन इस स्थिरांक का एक नाम है वैद्युत रासायनिक समतुल्य, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इंग्लिश में। हो गया, उतारा हुआ। देखिए आगे, फिजिक्स में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे Q बराबर आई टी, जहां पर आई क्या है, वैद्युत धारा, और टी क्या है, समय। तो वैसी स्थिति में हम बोल सकते हैं W बराबर जेड आई टी। आई को हम बोलते हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ टी को बोला गया है टाइम, समय। हो गया। इफ आई बराबर 1 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक एम्पियर ही ना होता, और टाइम यदि हम मान लो 1 सेकेंड ले लें, तो बताइए Q बराबर होता है ना आई टी। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड।
यानी Q बराबर 1 × 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। इसी को ना कूलाम कहते हैं। Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलाम। अब बताइए Q का मान 1 कूलम कब होगा, जब हम विलियन में 1 एम्पियर की धारा कितनी सेकंड के लिए प्रवाहित करें, 1 सेकंड के लिए। तो Q का मान कितना हो जाएगा, 1 कूलम। यहां तक पहुंचिए तो पढ़ाई का तरीका अब यही रहेगा। तुम लोग ज़्यादा समझाने से कुछ नहीं होता है, तुम लोग को और मौका मिल जाता है खिस्सा करने का। एकदम ताबड़तोड़ उतारते रहिए, बीच में आपको मौका ही नहीं मिलेगा खिस्सा करने का। पढ़ाई भी बहुत तेजी में होगा, जितना 2 दिन 3 दिन में पढ़ाई होगा, एक के दिन में पढ़ाई हो जाएगी। तो ये समझ में आया कि क्यू का मान 1 कूलम कब होगा। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, देन वही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, डब्ल्यू बराबर जेड क्यू, यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर जेड इंटू 1 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि जो डब्ल्यू है वही जेड है, और जो जेड है वही डब्ल्यू है, लेकिन कब, जब आवेश कितना हो, 1 कूलम। तो यदि आपसे कोई जेड को परिभाषित करने के लिए बोले तो उसकी क्या परिभाषा देंगे, 1 कूलम आवेश से धातु की जो मात्रा मुक्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक समतुल्य कहते हैं। आया ना। तो यहाँ से स्टार लगा के फिर से इसको डिफाइन करेंगे। वैद्युत रासायनिक समतुल्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। का डेफिनेशन पूछता है बहुत बार। इसी को आप किस चीज से सूचित करते हैं, जेड से। देखिए तो, 1 कूलम आवेश एक कूलम आवेश से इलेक्ट्रोड पर धातु की जो मात्रा मुक्त होती है या जमा होता है उसे वैद्युत रासायनिक समतुल्य कहते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल जेड।
से स्मॉल जेड द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया, यहाँ तक पूरा हो गया। ये था वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम। हेडिंग डालिए द्वितीय नियम। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं नियम क्या है। फिर न्यूमेरिकल टाइप भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको बनेगा। अभी तो आप सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी कर लीजिए, बाद में न्यूमेरिकल पर हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। द्वितीय नियम देखिए क्या है। द्वितीय नियम को समझने के लिए सबसे पहले आप दो डिफरेंट फोटो बनाइए और साथ साथ बनाइए, फिर पीछे होइएगा तो हम तो रुकेंगे नहीं। ये तो आप तो खिस्सा करने लगते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि खिस्सा कैसे आप करिएगा क्लास में। सांस लेने का मौका अब नहीं देंगे तुमको क्लास में, पता चलेगा बेहोश हो जाओगे क्लास में। बहुत नाटक कर लिया तुम लोग। सब बैच का एक हाल है, सबका दुर्दशा है एकदम पकड़ के पूरा हुआ। हम समझाने के लिए बोलेंगे, तुम उसको उसका नाजायज फायदा उठाओगे। ये टूटेगा Ag प्लस NO3 माइनस में, ये टूटेगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। फैराडे ने क्या किया, इसमें भी 100 कूलम्ब आवेश दिया और इसमें भी 100 कूलम्ब आवेश दिया। इसका मतलब समान आवेश ने प्रवाहित किया दोनों दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एक में जमा हो रहा था सिल्वर और एक में जमा हो रहा था कॉपर। समान आवेश प्रवाहित करने के बाद जितना सिल्वर जमा हुआ उसका वेट निकाला, यानी वेट ऑफ सिल्वर। और यहाँ पर कॉपर जमा होने के बाद निकाल लिया कौन चीज, वेट ऑफ कॉपर। जमा होगा तो इसको तराजू पर बाहर करके तौला जा सकता है ना। तो उन्होंने पाया कि समान आवेश देने के बावजूद भी ये जो सिल्वर और कॉपर का वेट है यह समान नहीं आ रहा है, यह अलग आ रहा है। तो अलग आ रहा है तो उसमें क्या विशेषता था, इसके बारे में फिर आगे बात होगा। पहले आप इसको उतारिए। तो यहाँ पर भी आवेश 100 कूलम दिया गया है और यहाँ पर भी आवेश 100 कूलम दिया गया। यहाँ पर जो सिल्वर डिपॉजिट होगा उसको हम कहेंगे वेट ऑफ सिल्वर और वहां कहेंगे वेट ऑफ कॉपर। हम यहाँ लिख दें क्या है नियम इसका, मतलब ये नियम फैराडे ने जो ये बात कहा था, ये पूरा बात नहीं कहा था, आधा बात ही कहे थे। इनका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाया था, बीच में सडनली उनका डेथ हो गया था। बाद के साइंटिस्ट ने उन्हीं बातों को आधार मानकर आगे का नियम दिया, लेकिन वो नियम दूसरे साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, वो फैराडे के नाम पर ही है, क्योंकि मेन काम किसने किया था, फैराडे। इसमें क्या उन्होंने क्या देखा, सो देखिए। उन्होंने देखा कि 100 कूलम इसमें भी दिए, 100 कूलम इसमें भी दिए। अब इस समान प्रवाहित किया गया, लेकिन यहाँ पर यह डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या सॉल्यूशन है, और यह भी एक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसमें AgNO3 है और इसमें CuSO4 है। इसमें जमा होगा सिल्वर और इसमें जमा होगा कॉपर। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वेट सिल्वर का डिपॉजिट होता है उस दोनों का उन्होंने रेशियो निकाल लिया, यानी वेट ऑफ सिल्वर बटा वेट ऑफ कॉपर। और उन्होंने पाया कि इसका रेशियो इस दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है। यानी यहां से यहाँ जगह नहीं आ पा रहा है, चेंज कर देते हैं इसको। उन्होंने पाया कि दोनों के वेट का रेशियो और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आपस में इक्वल है, यानी वेट ऑफ सिल्वर बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब आप जरा बताइए कि ये रेशियो तभी ना बराबर होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये वेट का रेशियो तभी ना बराबर होगा। पहले आप इसको लिखिए तो इसे समझिएगा जो इसको
सुनिए अब इधर, ये रेशियो तभी ना बराबर होगा जब इक्विवेलेंट वेट कम तो वेट कम, इक्विवेलेंट वेट ज्यादा तो वेट ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि जब आप अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल में समान आवेश प्रवाहित करते हैं, तब अलग अलग इलेक्ट्रोड पर धातु की जो अलग अलग मात्रा जमा होती है वह उसके समतुल्य भार का सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका समतुल्य भार ज्यादा होगा उसका भार ज्यादा जमा होगा, और जिसका समतुल्य भार कम होगा उसका भार कम जमा होगा। तो यहां से जो दूसरा नियम दिया गया, वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्ट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, यही यही नियम दिया गया। इसी को हम आप देखेंगे आगे। तो ये स्टेटमेंट जब भी आपको कहे ना लिखने के लिए, तो आप स्टेटमेंट ये लिखिएगा जो अब लिखा रहे हैं, लिखेंगे तो। अच्छा, एक और चीज, इसी को दो तरह से लिखा जा सकता है, सुनिएगा। जब दो अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो एक ऐसे लिख सकते हैं, आगे का बात सेम रहेगा। और दूसरा ये लिखा जा सकता है, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो, क्योंकि श्रेणी में जोड़ेंगे तो सबको समान आवेश न मिलेगा। लिखेंगे, देखिए, जब दो अलग अलग, किताब में कुछ दूसरा लिखा हुआ मिल जाए तो परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि एक ही बात को कई तरह से लिखा जा सकता है। आपको दिमागे नहीं है इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं, और दिमाग लाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि आप गधे हैं। जब दो अलग अलग, कट्टा सब एक रत्ती एक एक टॉपिक पढ़ के नहीं आता है घर से। खाली पूछ देंगे ना कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, कुछ नहीं पता है, मुंह देखेगा चट्टा की तरह। जब दो अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अभी ध्यान से पढ़ो, रहे तो बाद में क्रैश कोर्स से स्टार्ट होगा ना, 1500 हो में देना पड़ेगा, दिमाग जो नहीं लगा रहे हो उस। साल भर ढंग से पढ़ोगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मिजाज खनखनाइल रहेगा उस समय, फिर नौटंकी करना। जब दो अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर धातु की जो मात्रा मुक्त होती है, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब दो अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल हम बोले हैं, अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेल का मतलब है कि दोनों में विलियन अलग अलग होना चाहिए। एक में CuSO4 का विलियन है तो दूसरे में AgNO3 का विलियन में, एक में कॉपर जमा होगा तो दूसरे में सिल्वर जमा होगा। धातु की जो मात्रा जमा मुक्त होती है वह उसके समतुल्य भार का सीधा समानुपाती होता है। का मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, W बराबर FE। W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। और F क्या है? यही है फैराडे कांस्टेंट।
ये बात पूरा नहीं हुआ है, ये तो जस्ट अब शुरू हुआ है। इसको लास्ट करेंगे हम लोग कल, पूरा क्लास लग जाएगा इसको ख़त्म करने में। फिर हम दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल का सेक्शन स्टार्ट होगा। क्लास में आइए ना तो कॉपी खोल के बैठा कीजिए, और क्लास में जैसे ही घुसे अपना अपना मुंह बंद कर लिया कीजिए, नहीं तो ऐसे ही हम उड़ाते चले जाएंगे पूरा सिलेबस को। अब अपना नौटंकी आप बंद नहीं किए तो